हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ये मेरा चैनल है जिसका नाम है श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट। इसे आप यूट्यूब पर ज़रूर सर्च करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखिए, वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। शुरुआत में मित्रों, हम लोगों ने अभी ऑडिट के लिए फ्री बैच यूट्यूब के ऊपर अनाउंस की है और कुछ बच्चों का एक रिक्वेस्ट था कि वीडियोस के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करा दिया जाए। वैसे तो स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल का लिंक डालना शुरू कर दिया है। अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू है, तो मैंने चैप्टर नंबर 3 के जितने मेरे नोट्स प्रिपेयर हुए हैं उसकी पीडीएफ के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 इसकी लिंक अभी आपके लिए अवेलेबल, यानी स्टडी नोट्स अभी फिलहाल आपके लिए अवेलेबल नहीं है। वो भी जैसे ही अवेलेबल हो जाते हैं मैं अपने गूगल ड्राइव में डालकर उसे आपके साथ शेयर कर दूंगा। सिमिलरली वो उसी एक ही लिंक के ऊपर आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल यानी नोट्स जो मैं वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का जो मुद्दा है उस मुद्दे की पढ़ाई शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का अगला टॉपिक कौन सा है उसके ऊपर आते हैं। आ जाओ मित्रों, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे प्यारे इंडेक्स में, जी, जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि चैप्टर क्रमांक 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल की पढ़ाई हम लोगों ने शुरू की थी। टॉपिक नंबर 1 में ऑडिट रिस्क पढ़ लिया है और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये दो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। उसके बाद अब हमें पढ़ना है इस वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपको आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 3.5 पर मिलने वाला है। बेसिकली पेज 1.2, 1.3 एंड 1.4 ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं हमारे प्यारे नोट्स में। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स में आ गए। इंडेक्स में आके हम लोगों ने एक बार फिर से टिक कर लिया, ऑडिट रिस्क हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 जो है आपका कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 4 पर है आपका डिटेक्शन रिस्क, और उसके बाद नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे ऑडिट रिस्क व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। हो सके तो हम ये तीनों टॉपिक इस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, अदरवाइज मैं सेपरेट वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूंगा जैसे मेरी एनर्जी रहेगी वैसे। क्योंकि थोड़ा सा मैं अभी वायरल फीवर की वजह से डाउन था, थोड़ा थोड़ा रिकवरी शुरू हुई है, तो मैंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग का काम शुरू कर दिया है। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हो टॉपिक नंबर 3 की पढ़ाई हमें करनी है कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। जो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अब इस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स यानी लेवल्स कौन सी होती है। तो यहाँ पर मित्रों आप देख सकते हो, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ओवरव्यू, दैट मीन्स इस टॉपिक का ओवरव्यू। उसके बाद हमें पता चलेगा ओवरव्यू से कि ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला इनहेरेंट रिस्क और दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क। दो कंपोनेंट्स, इनहेरेंट रिस्क और दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क। ये जो इनहेरेंट रिस्क है और ये जो कंट्रोल रिस्क है, ये दोनों रिस्क होती है एंटिटी की, यानी जो मैनेजमेंट, जो एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है उसकी। इन दोनों रिस्क की जिम्मेदारी ऑडिटर साहब की नहीं होती है। ऑडिटर साहब की जिम्मेदारी केवल और केवल होती है डिटेक्शन रिस्क की। तो यहाँ पर इंडेक्स में आप लोगों को 3 प्रकार की रिस्क दिखती है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट के। मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की। सो इस लॉजिक के साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसके दो कंपोनेंट्स है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इन दोनों की जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट या एंटिटी या दोज चार्ज विथ गवर्नेंस की। उसी के साथ 1, 2 और तीसरा रिस्क हमें पता चलता है डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट में तीसरा रिस्क होता है डिटेक्शन रिस्क। अभी जो डिटेक्शन रिस्क जो होता है ये होती है हमारे ऑडिटर साहब की जिम्मेदारी।
क्योंकि जब ऑडिट का काम हम करते हैं तब हम डिटेक्ट करते हैं। ये जो दो रिस्क है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त हो सकती है, और ये जो रिस्क है ये ऑडिट की प्रोसेस कंडक्ट करते समय हो सकती है। ठीक है, तो 3 रिस्क आपको पता चल गई, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इसी तरीके से इसी सीक्वेंस से हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो ऑडिट में कुल मिलाकर 3 रिस्क के बारे में आपको पता चल गया। पहला होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में आपको पता चला उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है इनहेरेंट रिस्क, दूसरा है डिटेक्शन रिस्क, सॉरी कंट्रोल रिस्क। दूसरा हिस्सा होता है ऑडिट रिस्क का डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है सैम्पलिंग रिस्क और दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अगर हम इसकी डायग्राम बनाना चाहे तो एकदम सिंपल तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इंडेक्स में सिक्वेंशियली दी है इसलिए मैंने सेपरेटली डायग्राम इसकी क्रिएट नहीं की है। तो मित्रों, टॉपिक नंबर 3 में सबसे पहले हम ओवरव्यू पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट का, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनहेरेंट रिस्क के बारे में। इनहेरेंट रिस्क में हमें कुल मिलाकर इतने मुद्दों के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क, उसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरेंट रिस्क, देन पॉइंट नंबर सी पे हम पढ़ेंगे वेरिएबिलिटी ऑफ इनहेरेंट रिस्क, पॉइंट नंबर डी असेसमेंट ऑफ इनहेरेंट रिस्क, पॉइंट नंबर ई डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, पॉइंट नंबर एफ external and internal influences, and point number G few examples of inherent risk could include। यानी जो हमारी inherent risk होती है इसमें कौन से किस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं उसके एग्जाम्पल्स। फिर पॉइंट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क की भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद में नेचर ऑफ कंट्रोल रिस्क, इनवर्स रिलेशनशिप यानी इंटरनल कंट्रोल और कंट्रोल रिस्क, इसके बीच में इंटरनल कंट्रोल और कंट्रोल रिस्क इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। मतलब क्या होता है कि जितने अच्छे, जितने फंक्शनल एंड इफेक्टिव आपके इंटरनल कंट्रोल्स होंगे यानी एंटिटी के, उतनी ही कंट्रोल रिस्क कम होगी। एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल जितनी, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी कंट्रोल रिस्क कम होगी। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कम है तो आपकी कंट्रोल रिस्क बढ़ेगी। इसीलिए इसे कहा जाता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, तो पहले हम इतना फोकस हमारे माइंड में लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा एडिशन और किया है। जैसे ही आप जाओगे उस लिंक पर जो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर आप जाओगे तो आपको ये वाली जो फाइल है जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है, ये फाइल वहाँ पे नोट्स वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो नोट्स है ये मैंने सारे के सारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो ऑडिटिंग एंड एथिक्स का स्टडी मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को बेस बना के प्रिपेयर किया। बेसिकली क्या किया हम लोगों ने, जहाँ जहाँ पे हेडिंग्स नहीं है उन्हें हेडिंग्स दिए, प्रॉपरली पॉइंट वाइज मैनर में अरेंज किया है और कुछ चीज़ें एग्जाम्पल्स वगैरह 1-2 ज़्यादा के दिए हुए। अदरवाइज 100% आपका ये मिरर इमेज होगा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ICAI के स्टडी मटेरियल का। तो कौन सा स्टडी मटेरियल मैंने यूज़ किया है ICAI का, उसका लिंक मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सो बेसिकली ये आपका चैप्टर नंबर 3 का लिंक है, पर हर एक चैप्टर में उस पर्टिकुलर चैप्टर का कौन सा स्टडी मटेरियल का ICAI का मैंने यूज़ किया है वो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप PDF में इस फाइल पर क्लिक करोगे आपके इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर चैप्टर नंबर 3 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे नोट्स में तो आप देखोगे कि मैंने चैप्टर नंबर 1, ये जो टॉपिक नंबर 1 है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ICAI मॉड्यूल पेज नंबर 3.4 to 3.16। इसका मतलब ये लिंक जब आप ओपन करोगे और उसके पेज नंबर 3.4 पे जाओगे तो आपको मिलेगा टॉपिक ऑडिट रिस्क। तो ये जो ऑडिट रिस्क का टॉपिक है ये पेज नंबर 3.4 से लेकर 3.16 तक आपका स्टडी मटेरियल में यानी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में चलेगा। उसके बाद हमने कैसा अरेंज किया है, तो हमारा ये जो ऑडिट रिस्क है ये ICAI के पेज नंबर 3.4 पे आपको मिलेगा। उसके बाद रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला जो टॉपिक है वो ICAI के पेज नंबर 3.5, 3.4, 3.5 ICAI मॉड्यूल में आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपका जो एडिशन है वो भी लिख दिया है, अप्रैल 2023 एडिशन, ये एकदम लेटेस्ट एडिशन है। यही आपके 2024 के एग्जाम्स और 2025 की जनवरी की एग्जाम्स तक एप्लीकेबल रहने वाला है। बेसिकली ये तब तक एप्लीकेबल रहेगा जब तक इंस्टीट्यूट
नए स्टडी मटेरियल की अनाउंसमेंट ना कर दे। तो अभी आपका सितंबर 2024, जनवरी 2024 जो भी आपका इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट आने वाला है उसमें ये सारी चीज़ें अप्लीकेबल होने वाली है। ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको स्टडी मटेरियल के बारे में बता दी ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे और आप कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सके कि ICAI ने क्या दिया है और मैंने किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करके रीअरेंज किया है। ठीक है, हमारा मुद्दा है इस वीडियो का कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 3.5, 3.6, 3.7 तीन पेजेस के ऊपर मिलने वाला है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे दी है। अब सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा ओवरव्यू, कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है उसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब एक बार मैं आपका फोकस वापस लेके आना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर, तो इसे ध्यान से समझना। मित्रों, सबसे पहले आप देखो ये होती है हमारी समय की डंडी। ठीक है, इस समय की डंडी में होते हैं 12 महीने। 12 महीनों में बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करती है एक एंटिटी या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और इन 12 महीनों में वो क्या करती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करती है। मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अब ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद उसको वैसे ही नहीं रखा जाता, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है थ्रू द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। जो भी फाइनेंशियल डेटा आपके पास है उसे अकाउंटिंग की प्रोसीजर के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद हमें 4 मेजर कैटेगरीज मिलती है। पहला होता है इनकम, दूसरा होता है एक्सपेंसेस, तीसरा होता है एसेट्स, और चौथा होता है लायबिलिटीज। ये 4 मेजर कैटेगरीज में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो आपके P&L अकाउंट में शो होते हैं, एंड एसेट एंड लायबिलिटीज जो है वो आपकी बैलेंस शीट में शो होती है। इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम फ्लो करता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था हमें, कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। अब देखिए मटेरियल मिस स्टेटमेंट मीन्स व्हाट। ये यहाँ पर जितने भी आइटम्स हैं, आइटम्स ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स एंड लायबिलिटीज, इन हर एक के सामने हमारे P&L में या बैलेंस शीट में आइटम का डिस्क्रिप्शन होता है और उसकी अमाउंट होती है। और ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है दैट इज समरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस फाइनेंशियल समरी के बेसिस के ऊपर प्लस शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, जो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, वो अपना फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग लेते हैं। अब यहाँ पर मटेरियल मिस स्टेटमेंट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर जो एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें फॉलो करके आपको अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। दैट मीन्स व्हाट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुआ है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट मीन्स व्हाट, कि देखो फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। अब उस मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की अगर हम एसेट साइड की बात करें तो उसके पास फिक्स्ड एसेट्स थे। उन फिक्स्ड एसेट्स की टोटल वैल्यू थी 5 करोड़ रुपए। ठीक है, 5 करोड़ रुपए। उसके बाद जो भी डेप्रिसिएशन के रूल्स है, वो डेप्रिसिएशन था उसका उस पर्टिकुलर ईयर का 50 लाख रुपया। ठीक है, 50 लाख रुपए डिडक्ट करने के बाद जितनी अमाउंट बचती थी 4.5 करोड़, इतनी आपकी बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट होनी चाहिए थी। ये है आपका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से आपकी टोटल फिक्स्ड असेट का जो ब्लॉक है वो दिखना चाहिए था। लेकिन
आपका जो फिक्स्ड एसेट का ब्लॉक है वो अभी दिख रहा है 4.8 करोड़ रुपीस के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअल पोजीशन थी, एक्चुअल पोजीशन ये वाली होनी चाहिए, लेकिन आपके बैलेंस शीट में अभी फिलहाल ये दिख रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो एक्चुअल पोजीशन है उससे अलग कुछ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुआ है। और ये जो इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रही है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर कोई स्टेक होल्डर, चाहे वो इन्वेस्टर हो, क्रेडिटर हो, आपका सप्लायर हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो, मैनेजमेंट हो, ओनर हो, कोई भी अगर गलत इंफॉर्मेशन को बेस पकड़ के इकोनॉमिक डिसीजन लेता है तो उसका फॉलो अप डिसीजन जो भी होगा वो भी गलत होगा। तो ऐसी मिसरिप्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन को कहा जाता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यानी इस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से इससे रिलेटेड सारे डिसीजंस गलत होने की संभावनाएं हो जाती है। यानी आपने किसी को अपना डिसीजन गलत इंफॉर्मेशन पर लेने लगाया और उसका डिसीजन भी गलत होगा, तो इसे कहा जाता है बेसिकली मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमने केवल और केवल एसेट का एग्जांपल लिया। हो सकता है आपका मटेरियल मिस स्टेटमेंट लायबिलिटीज के सेगमेंट में हो सकता है एसेट के सेगमेंट में हो सकता है एक्सपेंसेस या इनकम के सेगमेंट में हो। एक सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि जहां पर आपके एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम P&L में ना दिखाते हुए क्या करते हैं, एसेट की वैल्यू में कैपिटलाइज कराते हैं और उसे बैलेंस शीट के थ्रू दिखाते हैं, और एसेट की वैल्यूएशन क्रिएट करने के बाद फिर हम एज पर इनकम टैक्स एंड एज पर कंपनी लॉ डेप्रिसिएशन चार्ज करके सिमिलरली उस तरीके से हमारा काम चलाते हैं। डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं P&L में, डायरेक्टली पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर चार्ज नहीं करते। उस पर्टिकुलर ईयर में जितनी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्लेम है वो हम क्लेम करते हैं थ्रू P&L अकाउंट। तो इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब केवल अरिथमेटिक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट नहीं हो सकता है, कैटेगराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। इसका मतलब क्या कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा के पूरा का पूरा P&L में क्लेम कर लिया, 5 साल का एक्सपेंसेस एक ही साल में, इसकी वजह से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बहुत ही कम दिखेगा, यानी अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट होगा। ये भी एक प्रकार से मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। जो भी एक्चुअल पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन ना दिखते हुए कोई अलग पोजीशन दिखेगी आपकी बैलेंस शीट या P&L में, उसे कहा जाता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का इंपैक्ट सीधे सीधे आपके इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी के ऊपर पड़ता है, उनके अमाउंट पर पड़ता है, उनके क्लासिफिकेशन पर पड़ता है, उनके रिप्रेजेंटेशन पे पड़ता है एंड उनसे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स पे पड़ता है। इसे ही कहा जाता है असर्शंस। तो असर्शन लेवल जो होना चाहिए और क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आपको मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ठीक से समझ लेना है। अब इसी मटेरियल मिस स्टेटमेंट के बारे में हमें दो प्रकार की रिस्क जाननी पड़ती है। वो रिस्क हमें उसी रिस्क को हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अब ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो वजह से हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल कंप्राइजेस टू कंपोनेंट्स। यानी जो असर्शन लेवल मैंने आपको अभी बताया था कि जिम्मेदारी किसकी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने की, मैनेजमेंट की या दोष चार्ज विद गवर्नेंस की या फिर ओनर्स की। ठीक है, इन लोगों की जिम्मेदारी होती है इन 12 महीनों का सारा फाइनेंशियल डेटा मेंटेन करो और उसको अकाउंटिंग की प्रोसीजर के थ्रू P&L बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांसफॉर्म करो। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज क्या पता चली, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल कंप्राइजेस टू कंपोनेंट्स। असर्शन मीन्स व्हाट, मैनेजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को दी है वो मैनेजमेंट ऐसा कहती है कि ये सही है, दैट इज द असर्शन रिगार्डिंग क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस यानी इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी। उसके बाद में अकाउंट बैलेंसेस यानी कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस दिख रहा है आपको, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स यानी जो भी उनके नोट्स या शेड्यूल्स है उनमें जितने भी डिस्क्लोजर्स है उससे रिलेटेड सारी जिम्मेदारी, सारे असर्शन, सारे क्लेम मैनेजमेंट के पास होते हैं। ये
इम्प्लाइड होता है। ठीक है, तो ऐसे असर्शन लेवल के ऊपर हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं रिस्क के। पहला होता है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क। तो जो भी गलतियां हो सकती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट के तौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो इनहेरेंट रिस्क की वजह से हो सकती है या फिर कंट्रोल रिस्क की वजह से हो सकती है। बोथ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर द एंटिटीज रिस्क, यानी इसमें ऑडिटर साहब का कोई लेना देना नहीं होता है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क का अगर क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में एकदम घंटी बजनी चाहिए कि इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट्स की। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क कभी भी ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती है। अगर इन दो रिस्क की वजह से कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी रहेगी मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस या फिर ओनर्स के साथ। ऑडिटर साहब के पास इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बोथ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर द एंटिटीज रिस्क एंड दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइंट, these are entities risk and are not influenced by the auditor। यानी ऑडिटर साहब का इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क के दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। फिर आ जाओ पॉइंट नंबर 2, इनहेरेंट रिस्क में हमें क्या पढ़ना है? डेफिनेशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या है कि जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 12 महीनों का अपना फाइनेंशियल डेटा तैयार करती है, यानी वाउचर्स तैयार करेगी, बिल्स मेंटेन करेगी, एक्सपेंसेस के डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगी, एसेट परचेस के डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगी, एग्रीमेंट करेगी, ज़मीन का सेल परचेस करेगी, रेगुलर सेल करेगी, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे सोर्सेज ऑफ एक्सपेंसेस एंड सोर्सेज ऑफ इनकम, इन दो सोर्सेज के डॉक्यूमेंट्स रेडी होगी। उसके बाद में क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बाइफरकेट किया जाएगा, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम को बाइफरकेट किया जाएगा। ठीक है, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल गेन दो अलग अलग सोर्सेस होते हैं इनकम के, उन्हें सेग्रीगेट किया जाएगा। बेसिकली रेवेन्यू साइड में ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये दो मेजर कैटेगरीज रहेगी। ऑपरेटिंग इनकम मीन्स जो आपका बिजनेस है, जो आपका गुड्स या सर्विसेज बेचते हो, उसे बेच के जो इनकम होगी वो होगा ऑपरेटिंग इनकम। बाकी सारी चीज़ें जो होगी वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगी, यानी कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कमीशन, जितना भी आपकी अदर सोर्सेज का इनकम होगा वो सारा का सारा नॉन ऑपरेटिंग में जाने वाला है। तो इस हिसाब से आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस तैयार होंगे एंड मंथली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर आप सारी अकाउंटिंग एंट्रीज अपने जर्नल बुक में करोगे। उस वहाँ पे जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करोगे। लेजर पोस्टिंग होने के बाद ट्रायल बैलेंस रेडी करोगे। ट्रायल बैलेंस रेडी होने के बाद P&L एंड बैलेंस शीट रेडी करोगे। इसी के साथ साथ P&L बैलेंस शीट जब आप रेडी करते हो तो साथ साथ शेड्यूल्स बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाले हो। तो ये सारे के सारे जो प्रोसीजर है, ये क्या होती है? एक इंटरनल प्रोसीजर होती है ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी। अब हर एक सेगमेंट में इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इन 4 प्रकार के एसेट्स के जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो बहुत सारे चेक्स एंड कंट्रोल्स आप लगाते हो, इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हो कि मॉनिटर करते हो कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है वो सही तरीके से कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। अब इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग आते हैं इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन को समझने। Inherent risk is the susceptibility of an assertion about a class of transaction, account balance or disclosure to a misstatement that could be material, either individually or when aggregated with other misstatements before consideration of any related controls as described in essay 200। तो inherent risk का मतलब क्या होता है? Is the susceptibility of an assertion, susceptibility यानी vulnerability। Inherent risk is the susceptibility of an assertion about a class of transaction, account balances and disclosure। तो vulnerability कहाँ पे होती है? assertions में। assertions यानी entity या management के claims। कौन किससे related claims? transactions, account balances and disclosure। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी entity होती है वो ये assert करती है, वो ये कॉन्फिडेंस के साथ बताती है कि ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, ये जो 3 सेगमेंट्स है हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स, इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हमने सही तरीके से फॉलो अप की है। लेकिन इनहेरेंट रिस्क क्या कहता है कि ये जो असर्शन है रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर, इनमें मिस स्टेटमेंट हो सकता है ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क।
अब ये इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या होता है, आइदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विथ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, एनी रिलेटेड कंट्रोल्स एज डिस्क्राइब इन एसए 200। तो इनहेरेंट रिस्क हमेशा आपकी हो सकती है, यानी इनहेरेंट रिस्क की वजह से ये जो असर्शन के 3 लेवल्स होती है, ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर, इसमें मिसस्टेटमेंट हो सकता है। फिर से एक बार पढ़ो। इनहेरेंट रिस्क इज द ससेप्टिबिलिटी यानी वल्नरेबिलिटी। Inherent risk is the susceptibility of an assertion about a class of transaction, account balance or disclosure to a material misstatement that could be material either individually or when aggregated with other material misstatements before consideration of any related controls as described in SA 200। ये बहुत ही जेनेरिक, बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। यहाँ से आपको इस डेफिनेशन को पढ़ के एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसीलिए मैंने आपको एक तामझाम इनहेरेंट रिस्क का यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या कि मैनेजमेंट के से भी गलतियां हो सकती है, इंटरनल कंट्रोल्स अगर आपने लगाए भी है तभी भी गलती होने के चांसेस है। कहाँ पे गलतियां हो सकती है, तो जो असर्शंस है हमारे वहाँ पे गलतियां हो सकती है। ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। अब वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपका इंडिविजुअली भी हो सकता है, या फिर जो मिसस्टेटमेंट हुआ है वो इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, मटेरियल हो सकता है, या फिर जब आप उसको एग्रीगेशन में देखोगे यानी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे तो वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो सकता है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन जो हमारे स्टडी मटेरियल में दी थी, जितना दिया है उतना ही पढ़ना है हमें, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट को लगा कि इतनी ही इंफॉर्मेशन डेफिनेशन के बारे में देनी चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पर उतनी ही डेफिनेशन मेंशन की है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरेंट रिस्क। There is always a risk that before considering any existence of internal control in an entity, a particular transaction, balance of an account or a disclosure required to be made in the financial statements of an entity have a chance of being misstated, and such misstatement can be material. This is a risk known as inherent risk। तो बेसिकली ये कंटिन्यूड पॉइंट है डेफिनेशन का, यहाँ पे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है यहाँ से। There is always a risk that before considering any existence of internal control in an entity, a particular transaction, balance of an account or disclosure required to be made in the financial statements of an entity have a chance of being misstated, and such misstatement can be material. This risk is known as inherent risk। आप कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, या फिर डेलिबरेटली मिस रिपोर्ट करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो इनहेरेंट रिस्क होती है, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, ये वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। पॉइंट नंबर सी, variability of inherent risk। Inherent risk is higher for some assertions and related classes of transactions, account balances and disclosures than for others। For example, it may be higher for complex calculations। अब ये जो inherent risk है इसकी डिग्री भी वैरी करती है, किसी पर्टिकुलर आइटम्स के लिए इनहेरेंट रिस्क कम होगी, किसी पर्टिकुलर आइटम्स के लिए इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा हो सकती है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि इनहेरेंट रिस्क की जो डिग्री है वो वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम। Inherent risk is higher for some assertions and related classes of transactions, account balances and disclosures than for others। For example, it may be higher for complex calculations। अब ऐसा हो सकता है कि कैलकुलेट करने वाला भी मैनेजमेंट का ही बंदा हो सकता है कि उससे गलतियां हो जाए। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में अगर बहुत सारे पैरामीटर्स कंसीडर करने हैं तो गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा है। भले ही हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी मैनुअल कैलकुलेशंस की बात आती है वहाँ पर ये रिस्क हो सकती है। उसके बाद डेफिनेशन हमने देख ली, एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरेंट रिस्क हमने देख लिया, एंड वेरिएबिलिटी ऑफ इनहेरेंट रिस्क देख ली। अब इन तीनों के बेसिस के ऊपर इनहेरेंट रिस्क का असेसमेंट किस तरीके से होगा ये बात हमें ध्यान से समझनी पड़ेगी।
Inherent risk factors are considered while designing test of controls and substantive procedures. ऑडिटर दो प्रकार के काम कर सकता है, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर सकता है. पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड दूसरा होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. कैटेगरी ऑफ ऑडिटर्स असेसमेंट लोअर और हायर, यानी रिस्क लोअर है या हायर है, इस जो ऑडिटर असेस करता है about risk regarding lower or higher. Each category covers a range of degrees of inherent risk. Auditor may assess inherent risk of two different assertions as lower, while recognizing that one assertion has less inherent risk than the other, although both have been assessed as lower. Assessment of inherent risk. Inherent risk factors are considered while designing test of controls and substantive procedures. तो जब भी ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में टेस्ट चेक करता है या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, वहां पर ये जो इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं. अब इनहेरेंट रिस्क फैक्टर को समझने के लिए हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा. इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स हम किसके बारे में बात करते हैं. इनहेरेंट रिस्क हमेशा असर्शन से रिलेटेड होती है. असर्शन को हम मोटा मोटी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला ट्रांजैक्शंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरा होता है अकाउंट बैलेंसेस और तीसरा होता है डिस्क्लोजर. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट बैलेंसेस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर्स. इन 3 लेवल की कैटेगरीज में असर्शंस होते हैं. असर्शंस और इन तीनों में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क. तो ऑडिटर जब भी अपना काम जब शुरू करता है तब उसके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए और उसे सारे इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स जो है यानी इनहेरेंट रिस्क की वजह से जितने भी फैक्टर्स निर्माण होने वाले हैं वो अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स डिजाइन करते वक्त ध्यान में रखने पड़ेंगे. पॉइंट नंबर ई, डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर्स. इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द रीजन फॉर ईच आइडेंटिफाइड इनहेरेंट रिस्क इवन इफ द रिस्क इज लोअर when auditor design test of controls and substantive procedures. तो जब भी आप अपना ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करोगे तो आप क्या रीजन आइडेंटिफाई कर रहे हो, कौन सी पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, वो रीजन हमेशा आपको लॉजिकल तरीके से अपने वर्किंग पेपर्स में रिफ्लेक्ट कराना है और आखिरी तक उसको फॉलो करना है. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि कहीं पर रिस्क ज़्यादा हो, कहीं पर रिस्क कम हो. तो रिस्क ज़्यादा कहाँ पर है, रिस्क कम कहाँ पर है, इसका लॉजिक किस तरीके से आपने डिराइव किया. उसके बाद ज़्यादा रिस्की एरिया में कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करते हो, कम रिस्की एरिया में कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करते हो, कौन से टीम मेंबर को आपने काम डेलीगेट किया है, उसका कॉम्पिटेंस क्या है, ये सारी चीज़ों को एक ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ेगा वाइल डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स. उसके बाद हम आते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंसेस के ऊपर. External circumstances giving rise to business risk may also influence inherent risk. For example, technological developments might make a particular product obsolete. Factors in the entity and its environment may also influence the inherent risk related to a specific assertion. अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, बहुत जनरल चीज़ कही है. एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंसेस, यानी हम जो इनहेरेंट रिस्क के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं उस इनहेरेंट रिस्क के ऊपर रिगार्डिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों प्रकार के इन्फ्लुएंसेस होते हैं. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस गिविंग राइज टू बिजनेस रिस्क में ऑल्सो इन्फ्लुएंस इनहेरेंट रिस्क. फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स माइट मेक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट. ये हो गई आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, उसकी वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो ये इनहेरेंट रिस्क जो है मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, उसके ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो गया. Factors in the entity and its environment may also influence the inherent risk to a specific assertions. Factors in the entity and its environment may also influence inherent risk related to specific assertion. कभी भी इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को पढ़ते समय आपको असर्शंस याद रखने. असर्शंस 3 लेवल पे क्लासीफाई होते हैं. पहला होता है क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरा होता है अकाउंट बैलेंसेस एंड तीसरा होता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस में आप देखोगे अकरेंसेस,
प्रॉपर क्लासिफिकेशन, प्रॉपर रिकॉर्डिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर। उसके बाद में अकाउंट बैलेंसेस में भी आप चेक करोगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं, उसे प्रॉपरली क्लासिफाई किया गया है या नहीं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं, वो एग्जिस्ट अकाउंट बैलेंस में जो दिख रहा है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके बाद में डिस्क्लोजर के बारे में आप क्या क्या देखोगे कि सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं, प्रॉपर डिस्क्लोजर किया गया है या नहीं, कोई डिस्क्लोजर अगर छूटा है तो क्यों छूटा है, और अगर कहीं पे आपने गिवन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो प्रोविजंस दी है उसको छोड़ के अगर आपने डेविएट किया है, कुछ अलग किया है, तो वो अलग क्यों किया है, ये सारे डिस्क्लोजर्स आपको मिलने चाहिए। तो ये जो असर्शंस होते हैं ये इनको अच्छे से समझने के बाद आप इनहेरेंट रिस्क वाले टॉपिक को पढ़ना और उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें अगर आपको नहीं समझी है पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई और एफ में, तो आइए अब हम लोग उसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरेंट रिस्क वुड इंक्लूड। अब ये इनहेरेंट रिस्क हम बार बार जो बोलते हैं ये ऑडिट के रिस्क नहीं बोल रहे हम, ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क बोलते हैं, ठीक है। ऑडिट रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिस्क, इन दोनों, ये दो अलग अलग बातें होती है। ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों का, ठीक है। तो क्या होता है कि इस पीरियड के दौरान आपकी पूरी अकाउंटिंग चलती है। अब ये जो अकाउंटिंग है यहाँ पर हमारे ऑडिटर साहब का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि ऑडिट करते समय भी गलती, अकाउंटिंग करते समय भी गलतियाँ हो सकती है। अकाउंटिंग करते समय जो गलतियाँ हो रही है, जो मिसस्टेटमेंट हो रहे हैं, वो मटेरियल भी हो सकते हैं, नॉन मटेरियल भी हो सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट के ऊपर रहेगी। और यहाँ पर जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा, यहाँ पर जब आपकी ऑडिट प्रोसीजर एक्चुअल में शुरू होगी, तब ऑडिटर साहब की जिम्मेदारी शुरू होती है। इसके पहले जो भी कुछ हो रहा है आपके पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऑडिटर साहब की नहीं है। तो यहाँ पर हम जो इनहेरेंट रिस्क की बात करते हैं, ये जो इनहेरेंट रिस्क की बात होती है, यहाँ पर ऑडिटर साहब हमारे जिम्मेदार नहीं है। ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी अकाउंटिंग की प्रोसीजर के दौरान या आपके इंटरनल कंट्रोल्स में गलतियां होने के कारण वो गलतियां आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट हो सकती है इन 12 महीनों में। और हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा मटेरियली मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर साहब को ऑडिट के लिए दिया जा सकता है। तो जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर साहब को मिलता है तो वो क्या करते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर रहे हैं, यानी जो ट्रांजैक्शंस हो चुके। ऑडिटर साहब अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन ऑडिटर साहब को अकाउंटेंसी का नॉलेज है, ठीक है। ऑडिटर साहब हमारे कंपनी के अकाउंटेंट नहीं है, इसीलिए ये जो इनहेरेंट रिस्क है रिगार्डिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसका ओनस, इसकी जिम्मेदारी जो है, ये हमारे ऑडिटर साहब के ऊपर नहीं आने वाली है। ये एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब एग्जाम्पल्स देखो। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरेंट रिस्क कोड इंक्लूड नंबर 1, an accounting standard provides guidance on some complex issue which might not be understood by the management. Therefore, recording of this issue in financial statements carries inherent risk of being misstated. अब जब अकाउंटिंग की जिम्मेदारी हमारे मैनेजमेंट की होती है तो क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी एप्लीकेबल होंगे या इंडियस जो भी एप्लीकेबल होंगे वो सारे मैनेजमेंट को फॉलो करने पड़ेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियस कोई कॉम्प्लेक्स इशू बताए, उस कॉम्प्लेक्स इशू में मैनेजमेंट को समझ में ना आए, तो वहाँ पर जो गलती होगी अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में, वो सारी की सारी इनहेरेंट रिस्क के कैटेगरी में जाएगी और उसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट के ऊपर आएगी। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस फेलियर्स इन एन इंडस्ट्री, देयरफॉर assertions in the financial statements of an entity operating in such an industry carry an inherent risk of being misstated. अब एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत सारे बिजनेस फेलियर्स होते हैं, तो क्या होता है, अपना फाइनेंस को अच्छे तरीके से सिक्योर करने के लिए, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस सिक्योर करने के लिए बहुत बार क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है।
ड्रेसिंग किया जाता है, यानी अच्छा दिखा, जो एक्चुअल पोजीशन है उससे ज़्यादा दिखाया जाता है, यानी प्रॉफिट्स ओवरस्टेट किए जाते हैं, एसेट्स को ओवरस्टेट किया जाता है और सारी की सारी सिचुएशन अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे केसेस में भी जो भी गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसकी जिम्मेदारी जाती है इनहेरेंट रिस्क के कैटेगरी में, और वो जिम्मेदारी जाती है मैनेजमेंट के ऊपर। गलत इन्फॉर्मेशन अगर ऑडिटर साहब के पास आती है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन को बनाने की जिम्मेदारी ऑडिटर साहब की नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर साहब को वो डिटेक्ट करनी है। अगर ऑडिटर साहब उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए ड्यू टू नेग्लिजेंस, तब ऑडिटर साहब के ऊपर जिम्मेदारी आती है। लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन कोर्स में एक हाईली मैनिपुलेटेड, हाईली इंटेंशनल फ्रॉड, अगर फ्रॉड्यूलेंट इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर साहब के पास आती है और वो ऑडिटर साहब अगर पकड़ नहीं पाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी ऑडिटर साहब के ऊपर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऑडिट जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। ऑडिट में हम जनरल चेकअप करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम स्पेसिफिक एरिया में घुस के चेकअप करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो मित्रों, ये था कुछ छोटा मोटा डिस्कशन हमारा, यानी छोटा मोटा यानी जितना हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया था उन पैराग्राफ्स को मैंने क्या किया है, पॉइंट वाइज अरेंज करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को अच्छे से ध्यान में आ सके। अब यहाँ पर इनहेरेंट रिस्क जो है वो वाला पोर्शन हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कंट्रोल रिस्क वाले पोर्शन के ऊपर। कंट्रोल रिस्क यानी क्या? जो भी इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट रखता है, उन इंटरनल कंट्रोल्स का फंक्शनल ना होना या उन इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड करने की वजह से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेट होते हैं, गलत इंफॉर्मेशन आती है, तब क्या होगा, उसके बारे में जानकारी। कंट्रोल रिस्क, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल रिस्क क्या होता है? इन अकॉर्डेंस विद एसए 200, यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटिंग, ये होता है आपका एसए 200। सो इन अकॉर्डेंस विद एसए 200, कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट अ मिसस्टेटमेंट that could occur in an assertion about a class of transaction, account balance or disclosure, and that could be material either individually or when aggregated with other misstatements, will not be prevented or detected and corrected on a timely basis by the entity's internal control। हर एक एंटिटी में कुछ ना कुछ इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। अब ये जो कंट्रोल रिस्क होती है वो क्या होती है? दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स will not be prevented by internal control system or will not be detected by internal control system and will not be corrected by internal control system on timely basis। तीन चीजें, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ, इट कैनॉट बी प्रिवेंटेड, इट कैनॉट बी डिटेक्टेड, इट कैनॉट बी करेक्टेड ऑन टाइमली बेसिस बाय इंटरनल कंट्रोल। इसकी वजह से आपकी कंट्रोल रिस्क निर्माण होती है। यानी अगर किसी भी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रिवेंट नहीं कर पाए, डिटेक्ट नहीं कर पाए, करेक्ट नहीं कर पाए ऑन टाइमली बेसिस टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, तब जाके कंट्रोल रिस्क निर्माण होती है। इस कंट्रोल रिस्क की जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट के ऊपर होती है। ठीक है, क्योंकि आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हमारे ऑडिटर साहब ऑडिट करने आते हैं वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले जितनी भी चीज़ें थी उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सेट करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट, दोषाज विद गवर्नेंस या फिर ओनर्स की होती है। ठीक है, जो भी व्यक्ति इंचार्ज होगा उसकी जिम्मेदारी होती है। अब केवल और केवल टेक्नोलॉजी लगा देने से या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑन पेपर लगा देने से, इम्प्लीमेंट कर देने से नहीं होता है, उसे कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। कांस्टेंट मॉनिटरिंग करने के बाद आपको ये ध्यान में आता है कि कहाँ पे चेक्स चाहिए, कहाँ पे चेक्स एंड कंट्रोल्स बढ़ाने चाहिए, कहाँ पे चेक्स एंड कंट्रोल्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। जब आप मॉनिटर करोगे, जब आप रिपोर्ट्स देखोगे, तब आपको ये सारी चीज़ें सिस्टम के बारे में पता चलने वाली है। तो डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल रिस्क एज पर एसए 200 क्या कहती है? कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट अ मिस स्टेटमेंट that could occur in an assertion about a class of transaction, account balance और disclosure। हमेशा इनहेरेंट रिस्क भी असर्शन के मामलों में ही होगी और कंट्रोल रिस्क भी असर्शन के मामलों में ही होगी। असर्शन का मामला 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है,
In accordance with SA 200, control risk is the risk that a misstatement that could occur in an assertion about a class of transactions, account balances, or disclosure, and that could be material, either individually or aggregated with other misstatements, will not be prevented, detected and corrected on a timely basis by entity's internal control. अगर किसी भी एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट करने में असमर्थ है, तो ऐसी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट निर्माण होने की संभावना बढ़ती है, और ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं कंट्रोल रिस्क ऑडिटिंग की भाषा में। अब आप लोग आ जाओ पॉइंट नंबर बी के ऊपर, नेचर ऑफ कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क इज अ रिस्क दैट इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्टिंग एंड ऑपरेटिंग इन एन एंटिटी would not be efficient enough to stop from happening or find out then rectify in an appropriate time any material misstatement relating to transaction, balance of an account or disclosure required to be made in financial statements of that entity. Basically ये प्योर डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इन अदर वर्ड्स है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर नेचर ऑफ कंट्रोल रिस्क आपको बताया है। तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। पॉइंट नंबर सी देखो, इनवर्स रिलेशनशिप। अब यहाँ पर रिलेशनशिप किसकी? कंट्रोल रिस्क की और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होने वाली है। क्यों? जहाँ पर भी आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी भी मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट करता है टाइमली बेसिस के ऊपर, वहाँ पर कंट्रोल रिस्क कम हो जाती है। जहाँ पे भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट ऑन टाइमली बेसिस नहीं कर सकता, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका एफिशिएंट या इफेक्टिव नहीं है, वहाँ पर आपकी कंट्रोल रिस्क बढ़ जाएगी। यानी एक पैरामीटर अगर खराब होता है तो दूसरा साइड का पैरामीटर हाई होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लो है तो आपका कंट्रोल रिस्क बढ़ जाएगा, मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसी सिमिलरली अगर आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एकदम तगड़े है, अच्छे से इफेक्टिव है एंड एफिशिएंट है, तो जो आपका मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप। अगर सिस्टम अच्छी है तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कम है, अगर सिस्टम खराब है तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। Therefore, in a way, it can be said that there exists an inverse relationship between control risk and efficiency of internal control of an entity. When efficiency of internal control of an entity is high, the control risk is low, and when efficiency of internal control of that entity is low, the control risk is high. तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये जो कंट्रोल रिस्क के जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो क्या कहते हैं उसे देखो। Examples of control risk could include number 1, a company has devised control that cash and checkbooks should be kept in a locked safe and access is granted to authorized personnel only. There is a risk that control is not being followed. क्या कहता है क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 1, आपका जो कैश है या चेकबुक है उसे हमेशा लॉक्ड सेफ में रखा जाएगा, यानी तिजोरी के टाइप में रखा जाएगा, सेफ रखा जाएगा, सिक्योर्ड रखा जाएगा। अगर कैश या चेकबुक को किसी भी व्यक्ति को एक्सेस करना है तो वो हमेशा ऑथोराइज पर्सन ही एक्सेस करेगा। लेकिन रिस्क अगर है तो क्या कहती है रिस्क? देयर इज अ रिस्क दैट कंट्रोल इज नॉट बीइंग फॉलोड, यानी कैश और चेकबुक से रिलेटेड जो आपने इंटरनल कंट्रोल ऑथोराइज पर्सन वाला सेट किया था वो फॉलो नहीं हो रहा है। कोई भी व्यक्ति जाके आपके उस सेफ को हैंडल करता है, कैश निकालता है, चेक्स इशू करा देता है, ठीक है, तो गड़बड़ हो सकती है। यानी क्या? ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स या नॉन फॉलोइंग ऑफ सेट रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर 2, an entity has devised a control that fire extinguishers and smoke detectors are in place and are in working condition at all the times to reduce the risk of damage to inventories caused by fire. There is a risk that fire extinguishers in place are expired and are not being refilled. Similarly, there is a possibility that smoke detectors are not working. आपने अपने फिजिकल इन्वेंट्री को सेफगार्ड करने के लिए क्या क्या चीज़ें की थी? फायर एक्सीडेंट से फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे एंड ऊपर छत के ऊपर आपने या सारे आजू बाजू में अपने स्मोक डिटेक्टर्स लगा के रखे। स्मोक डिटेक्टर्स का काम क्या होता है? जहाँ पे भी उसने थोड़ा सा भी स्मोक डिटेक्ट किया
वहाँ पे पटाख से वो पानी शुरू कर देगा। यानी वो क्या कहता है कि आग लगी है इसलिए धुआं आया तो पानी बरसाना शुरू कर दो, ऑटोमेशन में जाता है ये। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर वो स्प्रिंकलर्स आपके सही समय पर काम नहीं करते तो जो भी आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, छोटी मोटी आग को फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर की जो रेड कलर की बॉटल्स होती है उसको आपने प्रॉपरली रिफिल नहीं कराया, उसकी एक्सपायरी डेट हो गई, इसीलिए उसमें जो गैस होता है या जो प्रेशर होता है वो कम हो गया, या वो प्रॉपर केमिकल काम नहीं किया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद में स्मोक डिटेक्टर्स आपने बहुत सालों से लगा के रखे, कोई काम ही नहीं पड़ा, रेगुलर मेंटेनेंस भी नहीं किया, तो समय के ऊपर सारा मैकेनिज्म जैम हो गया या फंक्शनल नहीं हुआ, या फिर उसके जो सेंसर्स है वो खराब हो गए। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, ये हो गई आपकी कंट्रोल रिस्क, यानी जो भी आप इंटरनल कंट्रोल सेट करते हो वो प्रॉपरली फंक्शन ना करे, दिस इज योर कंट्रोल रिस्क, यानी आपको जो डिजायर्ड आउटकम मिलने वाला है वो नहीं मिलता है। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, अ कंपनी हैज डिवाइस्ड अ कंट्रोल relating to petty cash that items of expenditure of only less than 10,000 rupees should be routed through impressed system of petty cash. There is a risk that control is not being followed. मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी है, उसने क्या कहा कि जितने भी एक्सपेंसेस केवल और केवल 10,000 के नीचे होंगे उसी को हम लोग कैश सिस्टम से यानी कैश में सेटल करेंगे। 10,000 के ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं वो सारे के सारे चेक से जाएंगे, एनईएफटी से जाएंगे, बेसिकली बैंक के अकाउंट के थ्रू रूट होने वाले हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पुरानी आदत है एम्प्लॉयज़ की, ये नया रूल आपने लगाया है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ की पुरानी आदत है कि 20,000, 30,000, 25,000 छोटे मोटी अमाउंट, 50,000 तक की अमाउंट आप कैश में सेटल कर दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या होती है, ओवर राइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, यानी आपने क्या कहा 10,000 के ऊपर का कोई भी एक्सपेंसेस है वो कैश में सेटल नहीं होगा, यानी इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश इसमें नहीं जाएगा, इस सारे बैंक के थ्रू रूट होने वाले 10,000 के नीचे के जितने भी अमाउंट होंगे वही केवल और केवल यहाँ से पास होने वाले हैं, लेकिन ये कंट्रोल फॉलो नहीं हो रहा है। तो मित्रों ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें आपको पता चलता है कि कंट्रोल रिस्क किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको इन कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क के बारे में समझनी है। अब यहाँ पर देखो, मटेरियल मिस स्टेटमेंट में आपके दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा है कंट्रोल रिस्क। इसकी जिम्मेदारी जो है ये होती है आपकी मैनेजमेंट की। ठीक है, ऑडिटर साहब इन दो रिस्क की वजह से जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने वाला है उसके लिए ऑडिटर साहब जिम्मेदार नहीं रहेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट डिटेक्शन रिस्क। ये जो डिटेक्शन रिस्क है इसके लिए आपके ऑडिटर साहब जिम्मेदार होने वाले हैं। इसमें कंपोनेंट्स होते हैं सैम्पलिंग रिस्क और दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्लैरिटी आने के लिए मैंने यहाँ पर लिख के इसको बता दिया। मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहेगा उसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार रहेगी, और इनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा उसके लिए ऑडिटर साहब जिम्मेदार होने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हम लोग इसका डिस्कशन रोकते हैं और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं हमारे डिटेक्शन रिस्क के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। ये हो गया है। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क अगले वीडियो में कवर करेंगे और पांचवा एकदम छोटा सा टॉपिक है वो भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स हो गया डिटेक्शन रिस्क एंड व्हाट इज नॉट
इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क। ये दो हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, चलो एक जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, और वो रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को पता है। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को यूट्यूब के ऊपर ज़रूर ढूंढिए, श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट। चैनल को ग्रो करना है, क्लासेस को अच्छे से ग्रूम करना है, फ्लरिश कराना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने सीए इंटरमीडिएट वाले दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऑडिट की पढ़ाई के लिए उन्हें यहाँ से बहुत मदद डेफिनेटली मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो स्टडी मटेरियल है ऑडिट एंड एथिक्स का, जो कि आपका ग्रुप 2 में आता है, पेपर नंबर 5 है, वो 100% इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसको कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के वीडियोस अवेलेबल हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 का वीडियो बनना शुरू है। तो हमेशा आप याद रखिए, श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखिए और वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।